जय हिंद साथियों। 25 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का पहला एमसीक्यू आपके सामने है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज सिक्स्थ रेसिपिएंट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज को किससे नवाजा गया है आपको बताना है। किसको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से अवार्ड किया गया है आपको ये बताना है। और ये जो होंगे वो छठे रेसिपिएंट होंगे, सिक्स रेसिपिएंट होंगे ये प्राइज रिसीव करने वाले। आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सुकृत पॉल कुमार, सेकेंड ऑप्शन है झुम्पा लहरी, थर्ड ऑप्शन है सलमान रश्दी और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने अरुंधति रॉय। तो किसको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुकृत पॉल कुमार साहब को। ठीक है, सुकृत पॉल कुमार साहब को जो है सिक्स रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज मिला है। ठीक है, याद रखिएगा ये सिक्स रेसिपिएंट है। ठीक है, सिक्स रेसिपिएंट है किसके? रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज के। ठीक है, और इनको कौन सी बुक के लिए मिला है? तो सॉल्ट एंड पेपर के लिए। ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए। ठीक है, सेलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला है सॉल्ट एंड पेपर के लिए। किसको? सुकृत पॉल कुमार साहब को। ठीक है, इसके लिए हम लोग ज़रा सी ट्रिक देख लेते हैं। वैसे तो आपको याद हो जाएगा, पर फिर भी अगर आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो याद रखिएगा, रब का हम लोग बोलते हैं ना, रब का शुक्र है। ठीक है, रब का शुक्राना, रब का शुक्र है। ठीक है, रब का शुक्र है। ठीक है, रब का शुक्र है। ठीक है, तो रब से याद रखिएगा, रब से क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्र, ये देखिए आर ए बी है ना इसमें, आर ए बी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने रब उठा लिया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और ये किसको मिला है? देखिए शुक्र इनके नाम में ना, रब का शुक्र है। ठीक है, एस यू के आर। ठीक है, रब का शुक्र है तो इनके नाम में शुक्र है, तो सुकृता पॉल कुमार साहब को ये मिला है। ये कौन से रेसिपिएंट है? तो एस से ही सुकृत पॉल कुमार है और एस से ही सिक्स है। ठीक है, एस से ही सिक्स रेसिपिएंट है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इनको किस चीज़ के लिए मिला है? तो वो भी एस से ही है। ठीक है, वो भी एस से ही है, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, तो हम लोग ने इस क्वेश्चन के सारे डायमेंशंस देख लिए। कहीं से भी पूछता है तो आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ये वाली ट्रिक। तो रब का, ठीक है, रब का क्या होता है? शुक्र है। ठीक है, रब का शुक्र है। ठीक है, रब का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, रब का शुक्र है। ठीक है, रब का शुक्र है। रब से क्या है? रब से है रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज। ठीक है, शुक्र से क्या है? जिसने रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज को जीता है तो उनका क्या नाम है? सुकृत पॉल कुमार साहब। ठीक है, इन्होंने कौन सा एडिशन जीता है? तो सिक्स रेसिपिएंट है ये, एस से ही सुकृत कुमार और एस से ही सिक्स एडिशन। ठीक है, सिक्स रेसिपिएंट है। ठीक है, और इन्होंने किसके लिए जीता है? तो वो भी एस से ही है, सॉल्ट एंड पेपर और सिलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन अंडर द सेंट्रल रेलवे नेटवर्क आर सेड टू हैव पैनिक स्विचेज इंस्टॉल्ड? ठीक है, तो कितने रेलवे नेटवर्क्स में पैनिक स्विच इंस्टॉल होंगे आपको ये बताना है। ठीक है, कितने रेलवे स्टेशन में पैनिक स्विचेज इंस्टॉल होंगे अंडर सेंट्रल रेलवे नेटवर्क, आपको ये बताना है। ठीक है, कितने पैनिक स्विच इंस्टॉल किए जाएंगे। आपके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 85, सेकेंड ऑप्शन है 100, थर्ड ऑप्शन है 117 और लास्ट ऑप्शन है 150। ठीक है, तो कितने पैनिक स्विचेस जो है इंस्टॉल किए जाएंगे रेलवे स्टेशन में? ठीक है, मतलब कितने रेलवे स्टेशन में पैनिक स्विचेस इंस्टॉल किए जाएंगे। तो साथियों इसका सही आंसर है 117। ठीक है, 117 जो है रेलवे स्टेशन में पैनिक स्विचेस इंस्टॉल किए जाएंगे। इससे क्या होगा? ये आरपीएफ को अलर्ट कर देगा अगर कोई इमरजेंसी होती है तो ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई पैनिक स्विच है, ये पैनिक स्विच है, और अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी होती है, मान लीजिए ट्रेन से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी है, ठीक है, या किसी भी तरीके से कोई इमरजेंसी है, तो ये प्रेस किया जा सकता है और ये अलर्ट कर देगी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को। ठीक है, तो ये कितने रेलवे स्टेशन में आएगी ये पैनिक स्विच? तो 117 रेलवे स्टेशन में ये इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 117 रेलवे स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। हु इज़ द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ पाथ मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन? तो पाथ मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन किसके लिए बनाया गया है, किसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है, आपको ये बताना है। उनके प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन होंगे? पाथ मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन, कौन उनके लाभार्थी होंगे पाथ मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन के, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, सेकेंड ऑप्शन है टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, थर्ड ऑप्शन है जूट फार्मर्स और लास्ट ऑप्शन है फैशन डिज़ाइनर्स। तो पाथ मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन
किसको लाभ देगा या कौन इसके बेनिफिशियरी होंगे, ये क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे ऑप्शंस देख लिए और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जूट फार्मर्स। ठीक है, जूट फार्मर्स जो है इस मोबाइल एप्लीकेशन का लाभ उठा पाएंगे और ये क्या करेगा, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं जूट को, उनको क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा फार्मर्स को। जो भी जूट फार्मर्स हैं उनको एमएसपी के बारे में इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ये गवर्नमेंट अपना प्राइस एक रिवील करती है या मतलब बताती है कि मान लीजिए जूट का प्राइस है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 1200 रुपये में जूट लेंगे। ठीक है, तो इससे नीचे कोई फार्मर जो है अपना बेच नहीं सकता है। अगर कोई इससे नीचे बेचेगा तो सरकार जाके उससे उस किसान से 1200 रुपये में ये खरीद लेगी। ठीक है, तो ये मिनिमम प्राइस होता है जिसपे कोई भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी ली जाती है सरकार द्वारा। ठीक है, सरकार इसको प्रोक्योर करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यही मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो ये बात मित्रों किससे रिलेटेड है, तो ये जूट फार्मर से रिलेटेड है। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है इसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्योंकि जूट टेक्सटाइल्स में यूज होता है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने ये जूट पात मित्र मोबाइल एप्लीकेशन निकाला है। और किसने डेवलप किया है ये, तो ये जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये डेवलप किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने ये लॉन्च किया है पात मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। डेवलप किसने किया है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। किस चीज़ के लिए डेवलप किया है, तो एमएसपी प्राइसेस की इंफॉर्मेशन के लिए ये डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा मित्रों, जात पात हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है, जात पात नहीं देखना है। ठीक है, जात ठीक है, जात पात हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है, जात पात नहीं देखना है, जात से याद रखिएगा जूट। ठीक है, जात से याद रखिएगा जूट। जात पात, पात मित्रों मतलब जूट के बारे में ये काम करेगा, जूट की इंफॉर्मेशन, जूट की एमएसपी, जूट के प्राइसेस के बारे में इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, जात पात मित्रों नहीं ध्यान देना है। ठीक है, जात पात पे मित्रों ध्यान नहीं देना है। तो पात मित्रों, जात पात मित्रों। ठीक है, तो जो पात मित्रों है वो किसके लिए, जात, जात से याद रखेंगे जूट। ठीक है, जरूरी नहीं है आप एकदम ऐसे ही याद रखें, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जात पात मित्रों दूर रहना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जात से याद रखेंगे बस जूट। ठीक है, जात से याद रखेंगे जूट। ठीक है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है जूट फार्मर्स के लिए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है साथियों, इन विच ईयर डिड साक्षी मलिक विन ब्रोंज मेडल एट ओलंपिक्स। तो साक्षी मलिक ने कौन से ओलंपिक्स में किस ईयर में ब्रोंज जीता था, ब्रोंज मेडल जीता था, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2012 के ओलंपिक्स में, सेकेंड ऑप्शन है 2014 के ओलंपिक्स में, थर्ड ऑप्शन है 2016 के ओलंपिक्स में, और लास्ट ऑप्शन है 2020 के ओलंपिक्स में। ठीक है, तो साक्षी मलिक ने कौन से ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2016 ब्रोंज। ठीक है, 2016 रियो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रोंज जीता था। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि साक्षी मलिक ने अभी अनाउंस किया है कि वो रेसलिंग से क्विट कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह जो थे और उनके जो क्लोज एलाय थे संजय सिंह, उनका अपॉइंटमेंट हो गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, हालांकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अब सस्पेंड कर दिया गया है, पर ये आपको याद रखना है कि साक्षी मलिक को कब, कौन से ईयर में, किस ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा साक्षी मलिक को ब्रोंज मेडल मिला था रियो ओलंपिक्स में। ठीक है, रियो ओलंपिक्स में ये मिला था। ठीक है, रियो ओलंपिक्स में क्या मिला था, ब्रोंज मेडल मिला था। ठीक है, रियो ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल मिला था। रियो ओलंपिक्स कब हुआ था, 2016 में ये हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा साक्षी मलिक को ब्रोंज मेडल कब मिला था, 2016 रियो ओलंपिक्स में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे ऑल्सो नोन एज किसान दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दिसंबर 25, सेकेंड ऑप्शन है दिसंबर 23, थर्ड ऑप्शन है नवंबर 30, और लास्ट ऑप्शन है जनवरी 15। ठीक है, तो इन चारों में से नेशनल फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, जनरली हम आपको नहीं बोलते हैं कि डेट्स याद रखें, क्योंकि बहुत सारी डेट्स होती हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जिन्हें आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो उनमें से एक है नेशनल फार्मर्स डे। ठीक है, दो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे डेट के बारे में, अगर कोई स्पेसिफिक डे है तो आपको याद रखना है वो किससे रिलेटेड है, वो किस लिए मनाया जाता है। जैसे जैसे नेशनल मैथमेटिक्स डे है, यहाँ पे नेशनल फार्मर्स डे, तो आपको ये याद रखना है कि ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है और कब किया जाता है। ठीक है, तो नेशनल फार्मर्स डे साथियों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर को। ठीक है, और किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, दिस डे मार्क्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह साहब जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है,
उनकी बर्थ एनिवर्सरी को डेडिकेट करने के लिए नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 नवंबर को। ठीक, 23 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है फार्मर्स डे। ठीक है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी को डेडिकेटेड है ये? तो चौधरी चरण सिंह साहब की ये बर्थ एनिवर्सरी को ये डेडिकेटेड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन और वेंचर हैज जॉइंड हैंड्स विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर एम्पावरिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किसके साथ हाथ मिलाया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने के लिए? ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किसके साथ हाथ मिलाया है? आपको ये बताना है किसके साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गूगल, सेकेंड ऑप्शन है जियो मार्ट रिलायंस रिटेल, थर्ड ऑप्शन है अमेजॉन और लास्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जियो मार्ट के साथ पार्टनरशिप की है। इससे क्या होगा? इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप जानते हैं क्या होता है? एक छोटा सा समुदाय होता है, छोटा सा समूह होता है, ग्रुप होता है जिसमें 15-20 लोग रहते हैं। ठीक है, 15-20 लोग रहते हैं और ये अपनी इनकी कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है। ठीक है, मान लीजिए मटका, बहुत जो पॉट्स होते हैं वाटर पॉट्स, मटका वो बहुत सुंदर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग बनाते हैं और फिर मार्केट करते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यही होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जो अपने इंडिविजुअल टैलेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और अपने आपस में ही मिलकर अपनी फाइनेंशियल वाइबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यही होते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? जियो मार्ट के साथ ये पार्टनरशिप की है। ठीक है, इससे क्या होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है एम्पावर किया जाएगा। ठीक है, क्यों, कैसे एम्पावरमेंट मिलेगा? तो जियो मार्ट जो इनका मार्ट है, ठीक है, मार्ट पे क्या होगा? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केटाइज किए जाएंगे। इससे क्या होगा? उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और ये किसके एसोसिएशन के साथ हुआ है? तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत ये किया गया है। ठीक है, NRLM, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत ये किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो जियो मार्ट के साथ ये पार्टनरशिप किया है। ठीक है, जियो मार्ट के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग। और ये किसके अंतर्गत हुई है? तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत ये किया गया है। ठीक है, किसके साथ किया गया है? जियो मार्ट के साथ। ठीक है, जियो मार्ट के साथ ये किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच एयरपोर्ट वर रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स इन यूनेस्कोस प्रिक्स वर्साइल्स 2023। तो यूनेस्को के प्रिक्स वर्साइल्स 2023 में किस एयरपोर्ट को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स का जो है एज अ रिकॉग्नाइज किया गया है? ठीक है, किस एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स बाय यूनेस्को प्रिक्स वर्साइल्स 2023? आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, सेकेंड ऑप्शन है इंचियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया, थर्ड ऑप्शन है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल पोर्ट बेंगलुरु इंडिया और लास्ट ऑप्शन है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स को किस एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है हमारे प्यारे भारत का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यूनेस्को के प्रिक्स वर्साइल्स 2023 में बेंगलुरु के जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है टर्मिनल 2 उसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स में किसको दिया गया है? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। ठीक है, कहाँ पे है? केम्पेगौड़ा। ठीक है, केम्पेगौड़ा। ठीक है, ठीक है, केम्पेगौड़ा। ठीक है, तो आप इसको याद करने के लिए एक चीज़ बना सकते हैं कि वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स कहाँ होगा? जहाँ पे पकौड़ा मिलता होगा। ठीक है, पकौड़ा जहाँ पे मिलता होगा हमारे लोग के इंडिया के लिए सबसे खूबसूरत वही ब्यूटीफुल एयरपोर्ट होगा, सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट वही होगा। तो पकौड़ा से याद रखेंगे केम्पेगौड़ा। ठीक है, थोड़ा सा साउंडिंग सिमिलर साउंडिंग है, पकौड़ा या केम्पेगौड़ा। ठीक है, पकौड़ा केम्पेगौड़ा। ठीक है, पकौड़ा केम्पेगौड़ा। ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में। ठीक है, और ये सब भी चीज़ें याद रखिएगा। हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लें कि चांगी एयरपोर्ट कहाँ है? तो सिंगापुर में है। इंचियन कहाँ है? ये साउथ कोरिया में। ठीक है, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में है और इंचियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया में है। ठीक है, सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कौन सा है? जहाँ पे पकौड़ा मिलेगा, पकौड़ा जहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पकौड़ा से याद रखेंगे केम्पेगौड़ा। ठीक है, पकौड़ा से सिमिलर साउंडिंग केम्पेगौड़ा। ठीक है, केम्पेगौड़ा। ठीक है, ये देखिए केम्पेगौड़ा। ठीक है, पकौड़ा केम्पेगौड़ा। ठीक है, ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यूनेस्को से ही रिलेटेड। तो आपको बताना है इनमें से किसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है यूनेस्को द्वारा फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ठीक है, तो यूनेस्को ने किसको रिकॉग्नाइज किया है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ठीक है, अबव द मेंशन प्रोजेक्ट्स विच वन डिड नॉट रिसीव रिकॉग्निशन फ्रॉम यूनेस्को फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रामबाग गेट एंड रामपार्ट्स पंजाब, सेकंड ऑप्शन है चर्च ऑफ एफिफेनी हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है बीकानेर हाउस दिल्ली, और लास्ट ऑप्शन है जंतर मंतर जयपुर। तो इन चारों में से किसको नहीं मिला है यूनेस्को का रिकॉग्निशन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ठीक है, आपके ऑप्शंस हम लोग ने देख लिए हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जंतर मंतर जयपुर। ठीक है, तो यूनेस्को ने अभी कुछ हेरिटेज को, कल्चरल हेरिटेज को रिकॉग्नाइज किया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये किसको किसको मिला है हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ये किसको मिला है, तो ये रामबाग गेट को और रामपार्ट्स को मिला है। ये कहाँ है, ये पंजाब में। ठीक है, रामबाग गेट और रामपार्ट्स ये पंजाब में है। ठीक है, ये इनको किसके लिए मिला है, इनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। ठीक है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, और अवार्ड ऑफ मेरिट किसको मिला है, तो चर्च ऑफ एफिफेनी हरियाणा और बीकानेर हाउस दिल्ली। ठीक है, चर्च ऑफ एफिफेनी हरियाणा और बीकानेर हाउस दिल्ली। ठीक है, इनको किसके लिए मिला है, अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है, अवार्ड ऑफ मेरिट। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस किसको मिला है। ठीक है, अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस किसको मिला है, तो आप याद रखिएगा कि अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस जो है रामबाग गेट और रामपार्ट्स को मिला है। ये कहाँ पे है, ये अमृतसर पंजाब में है। और अवार्ड ऑफ मेरिट किसको मिला है, तो अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है चर्च ऑफ एफिफेनी हरियाणा को और बीकानेर हाउस दिल्ली को। ठीक है, चर्च ऑफ एफिफेनी हरियाणा और बीकानेर हाउस इन दिल्ली। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया था अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको मिला है, तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है रामबाग गेट और रामपार्ट्स पंजाब को, और अवार्ड ऑफ मेरिट किसको मिला है, चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा एंड बीकानेर हाउस इन दिल्ली, इनको अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि एक्सीलेंट क्या है, एक्सीलेंट है राम, प्रभु राम का नाम, प्रभु श्री राम का नाम जो है एक्सीलेंट है, और इनके नाम से ही अमृत मिलता है। ठीक है, आप जानते ही हैं इनके नाम से अमृत मिलता है। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान श्री राम के नाम से, एक तो उनका नाम एक्सीलेंट है। ठीक है, नाम एक्सीलेंट है और क्या मिलता है, अमृत मिलता है। ठीक है, किसके नाम से, प्रभु श्री राम के नाम से। क्या है, प्रभु श्री राम का नाम एक तो एक्सीलेंट है और उनके नाम से क्या मिलता है, अमृत मिलता है। ठीक है, तो प्रभु श्री राम को हम लोग याद रखेंगे कि राम बाग जो है इनको अवार्ड मिला है। तो किसका अवार्ड मिला है, तो राम का नाम क्या है, प्रभु श्री राम का नाम क्या है, एक्सीलेंट है। ठीक है, तो इनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये ऐसे याद रखेंगे कि राम का नाम लेने में, प्रभु श्री राम का नाम लेने में जो है अमृत प्राप्त होता है। ठीक है, प्रभु श्री राम का नाम लेने में अमृत प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अमृतसर में है ये। ठीक है, तो रामबाग और रामपार्ट्स कहाँ है, ये अमृतसर में है, और इनको किसके लिए मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए। ठीक है, अब याद रखेंगे, ये याद हो गया हम लोग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। अब मेरिट कैसे याद रखेंगे, अवार्ड ऑफ मेरिट, तो याद रखिएगा मेरी, ठीक है, मेरी दिल, ठीक है, वैसे तो मेरा दिल होता है, बस याद रखेंगे मेरी दिल बिका है। ठीक है, मेरा दिल बिका है कहाँ, हर बार चर्च में। ठीक है, ठीक है, हर बार चर्च में। ठीक है, हर बार कहाँ बिका है दिल, चर्च में। ठीक है, मेरा दिल बिका है हर बार चर्च में, ये ऑर्डर याद रखिएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, मेरा दिल बिका है कहाँ, हर बार चर्च में। ठीक है, मेरा से याद रखेंगे मेरिट। ठीक है, मेरा से क्या याद रखेंगे, मेरी दिल, इसीलिए हमने आपको बताया कि मेरी दिल बिका है हर बार चर्च में। ठीक है, मेरी से याद रखेंगे अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है, अवार्ड ऑफ मेरिट किसको मिला है, तो दिल से याद रखेंगे दिल्ली का बीकानेर हाउस। ठीक है, दिल्ली का बीका, बीका से बीकानेर हाउस, ये कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, हर बार से, हर बार, हर से क्या है, हरियाणा है। ठीक है, हर से हरियाणा है, और चर्च है चर्च ऑफ एपिफेनी। ठीक है, चर्च ऑफ एपिफेनी। ठीक है, तो ये किसको मिला है, अवार्ड ऑफ मेरिट। तो मेरिट से याद रखेंगे, देखिए हम फिर से आपको एक बार बता देते हैं, मेरिट होता है ना पूरा MERIT। ठीक है, MERIT, तो MERI है, देखिए इसमें ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये MERI, तो याद रखिएगा मेरी दिल। ठीक है, मेरी दिल से क्या है, दिल्ली है। ठीक है, मेरी दिल
बीका है, बीका से क्या है, बीकानेर हाउस। तो ये कहाँ है, दिल और बीका पास पास है, तो ये दिल से दिल्ली है और बीका से बीकानेर हाउस है, ठीक है। तो दिल्ली में है बीकानेर हाउस, ठीक है। मेरा दिल बिका है कहाँ पे, हर बार चर्च में, ठीक है। हर से क्या है, हर से हरियाणा है, और चर्च से क्या है, चर्च ऑफ एपिफेनी है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा चर्च ऑफ एपिफेनी कहाँ है, तो आप याद रखेंगे हर बार चर्च में बिका है दिल, ठीक है। तो हर बार चर्च में, तो हर से हरियाणा है, और चर्च कहाँ है, चर्च ऑफ एपिफेनी जो कि हरियाणा में है, ठीक है। और एक्सीलेंस के लिए क्या याद रखा था, प्रभु श्री राम का नाम एक्सीलेंट है और वो अमृत प्रदान करता है, ठीक है। और वो अमृत प्रदान करता है, तो राम से याद रखेंगे, प्रभु श्री राम के नाम से याद रखेंगे रामबाग और रैमपार्ट्स। और इनको किसके लिए अवार्ड मिला है, तो एक्सीलेंस, ठीक है ना। उनका नाम, प्रभु श्री राम का नाम एक्सीलेंट है, और ये कहाँ पे है, तो अमृत मिलता है तो अमृतसर में है, पंजाब में, ठीक है साथियों। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंपोजियम हेल्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेशनल क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी सिंपोजियम का पहला एडिशन कहाँ पे आयोजित किया गया था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटका, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली दिल्ली, और लास्ट ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। तो कहाँ पे पहला एडिशन नेशनल क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में ये क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंपोजियम जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। तो किसने ऑर्गेनाइज किया गया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो क्वांटम इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट एडिशन नेशनल क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंपोजियम का, ठीक है। इसी इवेंट के दौरान क्या रिलीज़ किया गया था, तो क्वांटम वैल्यू चेन रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, और क्वांटम सिक्योरिटी वाइट पेपर फॉर बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेगमेंट, ठीक है। और क्या हुआ, और ही साथ में क्वांटम सिक्योरिटी सेंटर और फोरम भी लॉन्च किया गया, और उसके साथ साथ उसका लोगो भी लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि किसने कहाँ पे हुआ है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। ये पहला एडिशन था, ध्यान दीजिएगा, पहला एडिशन था किसका, नेशनल क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंपोजियम का, ठीक है। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो कौन होस्ट करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री होस्ट करेगी, अब क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको होस्ट करेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ कौन होस्ट किया है, जो भी क्वांटम साइंस में अपना जो है कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो क्या नाम है उसका, क्वांटम इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और यहीं पे क्वांटम वैल्यू चेन रिपोर्ट फॉर इंडिया और क्वांटम सिक्योरिटी वाइट पेपर भी रिलीज़ किया गया था, साथ ही साथ में क्वांटम सिक्योरिटी सेंटर और फोरम भी, उसके साथ साथ उसका लोगो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। किसने ऑर्गेनाइज किया है, क्वांटम इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाउ मच लोन हैज़ वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर तमिलनाडु क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो तमिलनाडु के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन प्रोवाइड किया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसमें देखिए 3-4 डायमेंशन होंगे। पहले तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम को कौन फंड कर रहा है, कौन लोन दे रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, आपके सामने कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको याद रखना है पहले तो तमिलनाडु क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक जो है लोन की सहायता प्रोवाइड कर रहा है। अब कितना क्वांटम है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है $100 मिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $200 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है $300 मिलियन, और लास्ट ऑप्शन है $500 मिलियन, ठीक है। तो कितना मिलियन डॉलर जो है वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, $300 मिलियन प्रोग्राम, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर प्रोजेक्ट तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। कितना लोन दिया गया है, तो 300 मिलियन लोन दिया गया है, ठीक है। $300 मिलियन लोन दिया गया है, ठीक है। $300 मिलियन लोन दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक से मिल, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से मिल लोन के लिए, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से मिल लोन के लिए, ठीक है। मिल से याद रखेंगे तमिल, ठीक है, मिल से याद रखेंगे। तो ये तमिलनाडु को, ये देखिए यहाँ मिल लिखा हुआ है ना, तो याद रखेंगे तमिलनाडु को ये लोन दिया गया है। अब इसमें कितने लेटर्स हैं, तो इसमें 3 लेटर्स हैं, तो याद रखिएगा $300 मिलियन लोन दिया गया है, ठीक है। कोशिश है आपको ये आपके लिए एक छोटी सी कोशिश है, एक छोटा सा हैक है या ट्रिक, आप कुछ भी कह सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक और ज़्यादा एक्यूरेटली याद रहे, ठीक है। तो याद रखना है वर्ल्ड बैंक से मिल
लोन के लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से मिल किसके लिए? लोन के लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से मिल लोन के लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से मिल, मिल से याद रखेंगे तमिलनाडु, ठीक है। मिल से याद रखेंगे तमिलनाडु। और मिल में कितने लेटर है? तो मिल में 3 लेटर है। तो याद रखिएगा जो भी लोन प्रोवाइड किया गया है उसमें 3 होगा, तो $300 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है साथियों। ध्यान दीजिएगा, तमिल किसके लिए मिलना है? तो वर्ल्ड बैंक से मिलना है लोन के लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से मिल लोन के लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से मिल लोन के लिए, ठीक है। ये क्या करेगा? ये क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बन वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। कितने में? तो 21 अर्बन लोकल बॉडीज़ में ये जो है प्रोविजन किया जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। तमिलनाडु क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 21 अर्बन लोकल बॉडीज़ को क्या किया जाएगा? क्लाइमेट रिजिलियंट बनाया जाएगा रिगार्डिंग अर्बन वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कितनी लोकल बॉडीज़ को ये प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा। तो 21 अर्बन लोकल बॉडीज़ को ये सपोर्ट करेगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अगेन वर्ल्ड बैंक अप्रूव लोन से रिलेटेड है। तो आपको बताना है वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन अप्रूव किया है इंस्पायर प्रोग्राम फॉर सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को कितना लोन मिला है वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिगार्डिंग इंस्पायर्स प्रोग्राम, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है $50 मिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $75 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है $100 मिलियन और लास्ट ऑप्शन है $150 मिलियन। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, $100 मिलियन, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग ने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने मिल को कितना लोन प्रोवाइड किया है, तो मिल में 3 लेटर थे, तो $300 मिलियन, ठीक है। $300 मिलियन। और सिक्किम पूरा एक ही वर्ड है ना सिक्किम, तो याद रखिएगा एक, ठीक है। याद रखिएगा एक, तो $100 मिलियन जो है प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। $100 मिलियन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, अंडर इंस्पायर प्रोग्राम, ठीक है। सिक्किम का इंस्पायर प्रोग्राम है, क्या नाम है इसका? इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें अपस्किलिंग होगी, ठीक है, ट्रेनिंग होगी, अपस्किलिंग होगी फॉर हाई ग्रोथ एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक क्या करता है? सिख को, जो भी सिख होगा उनको इंस्पायर करेगा, ठीक है। कौन इंस्पायर करेगा? तो वर्ल्ड बैंक इंस्पायर करेगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इंस्पायर करेगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इंस्पायर करेगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक सिक्किम को किस प्रोविजन के अंदर, किस प्रोग्राम के अंदर ये प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक सिख को इंस्पायर कर रहा है, तो इंस्पायर प्रोग्राम के अंदर ये लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सिख से याद रखेंगे सिक्किम, ठीक है। सिख से याद रखेंगे सिक्किम, और सिक्किम में एक ही लेटर, एक ही वर्ड है, तो $100 मिलियन जो है इसका प्रोविजन है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू है साथियों आपके सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर फॉर फुटबॉल बाय सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने फुटबॉल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है रणवीर सिंह, सेकेंड ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, थर्ड ऑप्शन है कार्तिक आर्यन, और लास्ट ऑप्शन है आपका दीपिका पादुकोण, ठीक है। तो इन चारों में से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसको ब्रांड एम्बेसडर, फुटबॉल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कार्तिक आर्यन, ठीक है। कार्तिक आर्यन जी को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है फुटबॉल के लिए, ठीक है। फुटबॉल के लिए कार्तिक आर्यन को क्या मिला है, क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसने बनाया है? सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने बनाया है, ठीक है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसको बनाया है फुटबॉल के लिए? तो कार्तिक आर्यन को ये बनाया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ सेरेमोनियल टॉर्च अनवील्ड फॉर 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024? तो छठे एडिशन के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सेरेमोनियल टॉर्च का क्या नाम है, आपको ये बताना है, ठीक है। अभी हाल ही में इसको अनवील किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है विक्ट्री फ्लेम, सेकेंड ऑप्शन है तमिल टॉर्च, थर्ड ऑप्शन है तमीज़, और लास्ट ऑप्शन है यूथ फ्लेम, ठीक है। तो आपको बताना है 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सेरेमोनियल टॉर्च क्या है, आपको इसका नाम बताना था, और इसका सही नाम है थमीज़, ठीक है। थमीज़ जो है अभी हाल ही में अनवील किया गया है एज अ सेरेमोनियल टॉर्च ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर साहब हैं अनुराग सिंह ठाकुर साहब, जो कि मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, उन्होंने अनवील किया है, क्या क्या अनवील किया है? लोगो, जर्सी, थीम सॉन्ग
ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन चेन्नई। ठीक है, तो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होगा, तो तमिलनाडु में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, इसका सेरेमोनियल टॉर्च का क्या नाम है, तो तमीज़ नाम है। ठीक है, तमीज़ नाम है सेरेमोनियल टॉर्च का। मैस्कट कौन है, मैस्कट है वीरा मांगाई। ठीक है, मैस्कट है वीरा मांगाई। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, तो ये रेप्लिका है लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर तमिल क्वीन वेलू नाचियार का। ठीक है, वेलू नाचियार का ये जो है वीरा मांगाई मैस्कट है जो रेप्लिका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई डायमेंशन है उसमें, एक दो क्वेश्चन तो आराम से बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है KIYG। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, कौन सा एडिशन है, 6th एडिशन है। ठीक है, 6th एडिशन है, कहाँ होगा, तो तमिलनाडु में होगा। ठीक है, तमिलनाडु में होगा। ठीक है, तमिलनाडु में होगा। इसका सेरेमोनियल टॉर्च का क्या नाम है, थमीज। ठीक है, सेरेमोनियल टॉर्च का क्या नाम है, थमीज। ठीक है, थमीज नाम है। मैस्कट का क्या नाम है, वीरा मांगाई। ठीक है, वीरा मांगाई जो है मैस्कट का नाम है। ठीक है, वीरा मांगाई मैस्कट का नाम है। ठीक है, ये किसका रिप्लिका है, तो ये रेप्लिका है फ्रीडम फाइटर वीरा नाचियार का, वेलू नाचियार का। ठीक है, वेलू नाचियार के जो कि फ्रीडम फाइटर थी, वहाँ तमिल क्वीन थी, फ्रीडम फाइटर थी वेलू नाचियार, उनका रेप्लिका है वीरा मांगिया। ठीक है, उनका जो रेप्लिका है वो है मीरा मांगिया, और वीरा मांगाई सॉरी, और वही मैस्कट है। ठीक है, M से मैस्कट और M से मांगाई, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, M से मैस्कट और MAN से मांगाई। ठीक है, वीरा मांगाई। और ये किसका रेप्लिका है, तो ये वेलू नाचियार जो थी तमिल क्वीन थी, फ्रीडम फाइटर थी, उनका ये रेप्लिका है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे, पहले याद रखिएगा कौन सा एडिशन है, तो 6th एडिशन है। ठीक है, कहाँ पे होंगे, तमिलनाडु में होंगे। ठीक है, मैस्कट क्या है, वीरा मांगाई। ठीक है, वीरा मांगाई, M से मैस्कट, M से मांगाई, वीरा मांगाई। ठीक है, और सेरेमोनियल टॉर्च का क्या नाम है, थमीज। ठीक है, थमीज। और जो मैस्कट है वो किसका रेप्लिका है, तो वो वेलू नाचियार जो तमिल क्वीन थी उनका रेप्लिका है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट मर्टन सोलो विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अभी हाल ही में रॉबर्ट मर्टन सोलो साहब का जो है निधन हो गया है, उनकी डेथ हो गई है। तो उनकी इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वो नोबेल प्राइज़ विनर थे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, नोबेल प्राइज़ विनर थे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा होगा तो आपको पता होगा सोलो ग्रोथ मॉडल। ठीक है, सोलो ग्रोथ मॉडल ये किसने दिया था, तो ये रॉबर्ट मर्टन सोलो साहब ने ये दिया था। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये यूनाइटेड स्टेट्स के थे। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इनको नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में कब दिया गया था। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 1980, सेकेंड ऑप्शन है 1985, थर्ड ऑप्शन है 1987 और लास्ट ऑप्शन है 1990। तो साथियों इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1987 में दिया गया था। ठीक है, 1987 में इनको दिया गया था किसको, रॉबर्ट मर्टन सोलो साहब को। ठीक है, रॉबर्ट मर्टन सोलो जो थे वो इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, याद रखिएगा वो इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि रॉबर्ट मर्टन सोलो साहब हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट मर्टन साहब जो थे इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे ये, तो रॉब करते हैं क्या, इकोनॉमी को रॉब करते हैं ना लोग, इकोनॉमी को रॉब करते हैं। ठीक है, इकोनॉमी को रॉब करते हैं, रॉब मतलब लूटते हैं। ठीक है, लूट। ठीक है, इकोनॉमी को रॉब करते हैं। ठीक है, तो रॉब से याद रखेंगे रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट मर्टन सोलो, रॉबर्ट मर्टन सोलो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, इनको कब नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इनको मिला था 1987 में नोबेल प्राइज़। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, यूएस रॉब करता है इकोनॉमी को। ठीक है, यूएस रॉब करता है इकोनॉमी को। ठीक है, तो यूएस से याद रखेंगे उनकी नेशनैलिटी किसकी, रॉब साहब की। रॉब कौन है, रॉबर्ट मर्टन सोलो, और किस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, इनको कब नोबेल प्राइज़ मिला था, तो 1987 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है साथियों, याद रखिएगा यूएस रॉब करता है इकोनॉमी को। ठीक है, और इनको कब नोबेल प्राइज़ मिला था, तो 1987 में ये नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, यूएस से याद रखेंगे, रॉबर्ट साहब की जो नेशनैलिटी है वो यूएस है। रॉबर्ट मर्टन सोलो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो रॉब क्या किया था, इकोनॉमी, तो इकोनॉमिस्ट थे वो। ठीक है, 1987 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच कैटेगरी डिड कियाना परिहार विन अ गोल्ड मेडल एट एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2023। ठीक है, तो कियाना परिहार ने किस सेगमेंट में, किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप में। ठीक है, कियाना परिहार यूथ चैंपियनशिप, गोल्ड मेडल, कौन सी कैटेगरी, ये 4 डायमेंशन हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है
अंडर 12 बॉयज़ की कैटेगरी में। सेकेंड ऑप्शन है अंडर 14 बॉयज़ की कैटेगरी में। थर्ड ऑप्शन है अंडर 8 गर्ल्स की कैटेगरी में। और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने अंडर 16 ओपन कैटेगरी में। तो कियाना परिहार ने किस कैटेगरी में गोल्ड जीता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है अंडर 8 गर्ल्स, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इंडियन चेस प्लेयर है कियाना परिहार, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पे, तो ये एशियन यूथ चैंपियनशिप में जीता है, ठीक है। एशियन यूथ चैंपियनशिप में जीता है, ठीक है। एशियन यूथ चैंपियनशिप में ये जीता है। ये कहाँ हुआ था, तो ये अबू धाबी यूएई में हुआ था, ठीक है। अबू धाबी यूएई में हुआ था, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप याद कर सकते हैं वैसे ही तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है आपको बता रहे हैं। तो 8 kg गोल्ड, 8 किलो गोल्ड, ठीक है। 8 kg गोल्ड, ठीक है। 8 kg गोल्ड, ठीक है। 8 किलो गोल्ड, ठीक है। तो के से याद रखिएगा कियाना, ठीक है। के से कियाना परिहार। 8 से क्या याद रखेंगे, अंडर 8 गर्ल्स इनकी कैटेगरी है और इनको गोल्ड मिला है। जी से वैसे याद रखा जाएगा, ठीक है। जी से गोल्ड मिला है इनको, ठीक है। इनको गोल्ड गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। गोल्ड मेडल मिला है किसमें, एशियन यूथ चैंपियनशिप में। एशियन यूथ चैंपियनशिप में जो कहाँ हो रही है, यूएई में हो रही है, ठीक है। यूएई में जो हो रही है, ठीक है। यूएई में ये हो रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा 8 किलो गोल्ड, ठीक है। 8 किलो गोल्ड। के से याद रखिएगा कियाना परिहार, ठीक है। 8 किलो गोल्ड। तो याद रखिएगा कियाना परिहार, ठीक है। कियाना परिहार को गोल्ड मेडल मिला है कहाँ पे, एशियन यूथ चैंपियनशिप में। ये कहाँ हुआ था, तो ये यूएई में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा इनकी कैटेगरी है अंडर 8 गर्ल्स, ठीक है। 8 kg गोल्ड, ठीक है। 8 kg गोल्ड। के से कियाना परिहार और जी से गोल्ड, ठीक है। याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, तो चेस से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरा 8 kg गोल्ड है चेस में, ठीक है। 8 kg गोल्ड है चेस में, ठीक है। 8 kg गोल्ड है चेस का, ठीक है। चेस में 8 kg गोल्ड यूज हुआ है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। 8 kg गोल्ड है चेस में, ठीक है। तो 8 kg से याद रखेंगे। 8 क्या है यहाँ पे, अंडर 8 गर्ल्स की कैटेगरी है। के से क्या है, के से कियाना है, ठीक है। कियाना परिहार, ठीक है। जी से गोल्ड आप याद ही रख लेंगे कि गोल्ड मेडल इनको मिला है और ये किससे रिलेटेड है, तो चेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो किसी भी डायमेंशन से आपसे पूछा जाता है, आप डेफिनेटली 100% एक्यूरेसी के साथ ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। एक और यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते हैं हर्ष सुरेश। तो आपको बताना है उन्होंने कौन सी कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है, ये मेडल जीता है, ठीक है। व्हाट इज द कैटेगरी इन विच हर्ष सुरेश सिक्योर्ड अ गोल्ड मेडल एट एशियन यूथ चैंपियनशिप, एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2023। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अंडर 10 ओपन कैटेगरी। सेकेंड ऑप्शन है अंडर 16 ओपन कैटेगरी। थर्ड ऑप्शन है अंडर 14 बॉयज़। और लास्ट ऑप्शन है अंडर 12 बॉयज़, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी कैटेगरी में जीता है आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडर 16 ओपन कैटेगरी में हर्ष सुरेश ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। कियाना ने हम लोग ने देखा था अंडर 8 कैटेगरी में जीता है और हर्ष सुरेश ने अंडर 16 कैटेगरी में ये जीता है, ठीक है। अंडर 16 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अंडर 16 कैटेगरी में गोल्ड जीता है, ठीक है। किसमें, एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप में अबू धाबी में जो हुई है यूएई में, ठीक है। याद रखिएगा कियाना परिहार और हर्ष सुरेश ने अंडर 8 गर्ल्स और अंडर 16 ओपन में रिस्पेक्टिवली ये गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड प्रोजेक्ट प्रयास इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्रयास किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। और लास्ट ऑप्शन है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो प्रयास जो है एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है। तो आपको बताना है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। तो दिसंबर 21 को प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट प्रयास, ठीक है। ये क्या है, ये माइग्रेशन में जो है सेफ और सिक्योर माइग्रेशन को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ इन स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है ये, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने किसके साथ लॉन्च किया है, एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट प्रयास जो है किससे रिलेटेड है, तो
किससे रिलेटेड है? प्रयास सॉरी, तो माइग्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, प्रयास किससे रिलेटेड है? तो माइग्रेशन से ये रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके लिए कोलैबोरेट किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ठीक है, माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन के लिए ये किया गया। ठीक है, याद रखिएगा प्रोजेक्ट प्रयास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों, यहाँ पे हम बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अब। तो अगर कोई भी साथी हमारा बैंकिंग एस्पिरेंट नहीं है तो यहाँ पे ये वीडियो ड्रॉप करके जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 3-4 जो क्वेश्चन होंगे वो स्पेसिफिकली बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सिस बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए? आपके ऑप्शन है मास्टर कार्ड, सेकेंड ऑप्शन है वीज़ा, थर्ड ऑप्शन है अमेरिकन एक्सप्रेस और लास्ट ऑप्शन है डिस्कवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ लॉन्च किया है एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड किसके साथ मिलके? अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ मिलके। ठीक है, किसने? एक्सिस बैंक ने। ठीक है, तो एक्सिस बैंक, अगर आपसे यही पूछा जाएगा कि एक्सिस बैंक प्रिविलेज कार्ड किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है ए से एक्सिस और ए से ही अमेरिकन। ठीक है, ए से एक्सिस और ए से अमेरिकन, आप ऐसे आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के साथ मिलके क्या लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड ट्यूलिप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन December 20th 2023। ठीक है, तो आपको ये बताना है किस इंश्योरेंस कंपनी ने ट्यूलिप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने SBI लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कोटक ट्यूलिप एक नई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है विद बेनिफिट्स ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो टी से टर्म है और यूलिप से यूलिप है। ठीक है, टी से टर्म और यू से यूलिप। ठीक है, तो टर्म और यूलिप का दोनों का बेनिफिट मिलेगा ट्यूलिप में। ठीक है, कोटक ट्यूलिप में। ठीक है, तो याद रखिएगा कोटक ट्यूलिप जो है पूरा नाम है कोटक ट्यूलिप। ठीक है, ऐसे याद करेंगे हो जाएगा, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज सेबीज प्रपोज्ड टू फेज इंप्लीमेंटेशन एम्ड एट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो 2 फेज इंप्लीमेंटेशन होगा वो किस प्रकार का होगा सेबी के अनुसार, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है T+1 सेटलमेंट, सेकेंड ऑप्शन है T+0 एंड इंस्टेंट सेटलमेंट, थर्ड ऑप्शन है T+2 सेटलमेंट और लास्ट ऑप्शन है T+3 सेटलमेंट। ठीक है, तो जो 2 फेज इम्प्लीमेंटेशन होगा सेटलमेंट्स का, आपको वो बताना है कि वो किस प्रकार होगा। तो साथियों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, T+0 एंड इंस्टेंट सेटलमेंट। तो अभी सेबी ने क्या बोला है कि सेबी ने कहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में टू फेज इम्प्लीमेंटेशन जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम डे सेटलमेंट एंड इंस्टेंट सेटलमेंट। ठीक है, सेम डे सेटलमेंट एंड इंस्टेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहले ऑप्शनल है T+0 सेटलमेंट। ठीक है, तो जिस दिन ट्रेड हुआ है उसी दिन सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, तो ये जो पहला फेज होगा इसमें क्या होगा, ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट में ये जो भी ट्रेड होंगे 1:30 PM तक, ठीक है, और जो भी ट्रेड होंगे 4:30 बजे तक 4:30 PM तक, तो उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा T+0 सेटलमेंट में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब ये फेज़ पूरा हो जाएगा इसी के ऊपर फुल डे इंस्टेंट सेटलमेंट फेज़ होगा। ठीक है, फुल डे इंस्टेंट सेटलमेंट फेज़ होगा। ठीक है, जो भी सारे ट्रेड कंडक्ट होंगे अंटिल 3:30 वो सारे इंस्टेंट सेटलमेंट में हो जाएंगे। ठीक है, पहले T+0 सेटलमेंट किसके लिए होगा, पहले ये 1:30 बजे तक के ट्रेड के लिए, फॉलोड बाय 4:30 बजे तक के ट्रेड के लिए। ठीक है, मतलब दो कैटेगरीज में होगा, मतलब एक जो ट्रेड होंगे 1:30 बजे से पहले उनको सेटल किया जाएगा, फिर 1:30 बजे से 4:30 के बीच में जितने ट्रेड होंगे उनको सेटल किया जाएगा। ठीक है, ये मतलब 2 फेज़ में सेटलमेंट होगा, 2 साइकिल में सेटलमेंट होगा। ठीक है, जब ये पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा उसके ऊपर फुल डे इंस्टेंट सेटलमेंट रहेगा। उसमें क्या होगा, उसमें पूरे दिन में 3:30 बजे तक जितने भी ट्रेड होंगे उनको सेटल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 2 साइकिल में ट्रेड होगा, ये सिंगल साइकिल में ये जो है ट्रेड सेटल हो जाएगा। ठीक है,
तो याद रखिएगा T+0 और इंस्टेंट सेटलमेंट की बात चल रही है इंट्रोड्यूस करने में इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा T+0 2 साइकिल में होगा 1:30 बजे तक, फिर उसके बाद 1:30 से 4:30 बजे तक, फिर जब ये एकदम सिस्टम में आ जाएगा तो उसके बाद इसी के ऊपर आएगा इंस्टेंट सेटलमेंट, जिसमें एक ही साइकिल में जो है सेटलमेंट्स हो जाएंगे। 3:30 बजे तक जितने भी ट्रेड होंगे उतने में उन लोग के सारे ट्रेड हो जाएंगे विदाउट एनी साइकिल। तो किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा 1:30 बजे तक के लिए, 1:30 बजे के लिए या 4:30 बजे के लिए। 3:30 तक जितने भी ट्रेड होते जाएंगे वो इंस्टेंट सेटलमेंट होता जाएगा उनका, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पे हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये सेशन ज़रूर बताइएगा। कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या हार्श क्रिटिसिज्म है, आप जो भी हो आप हमें बताइएगा, ताकि जो जैसे भी हम वीडियोज़ लाएँ तो आपके तरीके से आपके लिए ऑप्टिमाइज़ करके वो वीडियो लाएँ। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, आपको क्या कमी लगी, क्या आपको अच्छा लगा या क्या आपको बुरा लगा। जो भी आपके दिल में हो आप हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है साथियों। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।